अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है बासित अली जनेजो। आज हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। चलें पहले मैं आपको की क्वेश्चंस दे दूं जिनको आज हम डील करेंगे। व्हाट इज अ पर्सपेक्टिव? व्हाई डू वी नीड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? If sociology is study of social, why can't we just go out and study society? Why can't we just see, observe, note, record and say that this is sociology, study of society? पहले पर्सपेक्टिव को समझ लें आप कि पर्सपेक्टिव द वे वी थिंक अबाउट समथिंग like something as society, the way we think about society is called perspective. हम एक ऐसे ग्लोब में रहते हैं जहाँ पर हम बचपन से लेके सीखते आते हैं। फ्रॉम अवर कम्युनिटी, फ्रॉम अवर रिलीजन, फ्रॉम अवर फैमिली, हम एक एक चीज सीखते हैं। तो वाई वी नीड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? हमारी अपनी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, हम अपनी भी अंडरस्टैंडिंग से सोसाइटी को तो समझ सकते हैं ना। हम अगर बाहर चले जाएं, सोसाइटी को देखें, सोसाइटी में रहें, उसके सोशल टाइज को बढ़ाएं, तो हम उसमें भी सोशोलॉजी को समझ सकते हैं। फिर क्यों हम एक अलग डिसिप्लिन को पढ़ते हैं? द अंडरस्टैंडिंग वी हैव, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व आवरसेल्फ? चले द अंडरस्टैंडिंग वी हैव, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व आवरसेल्फ, इससे देखते हैं कि द अंडरस्टैंडिंग is usually partial. It is usually prejudiced. The all ideas I have about, for instance, class, urbanization, globalization, religion, community, rural society, agrarian crisis are ideas that I have learned in my everyday life. In my everyday ordinary life, that is the source of that knowledge is would be peer, would be from my family, would be from my community. That knowledge would not be validated, that is supported by empirical evidence or biological inference or by comparative methods. So a natural perspective, a common sense perspective, the way we naturally look at things has to be distinguished from sociological perspective. मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देयर इज अ डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्यों हमें एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ी? क्यों हमें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो हम सीखते हैं वो एक पैरेलल इंफॉर्मेशन होती है, बट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक टाइम बाय टाइम में डेवलप्ड हुए हैं। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि सोशोलॉजी किस टाइम फ्रेम में डेवलप हुई है। जैसे कि सोशोलॉजी डेवलप हुई है बाय साइंटिफिक टेम्पर, बाय एनलाइटमेंट, बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाय ग्रोथ ऑफ मॉडर्निटी इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दैट इज द आइडिया social is not divinely ordained, that society can be studied in the same fashion as the natural world can. मतलब कि हमें इमरजेंस में ही पता चल जाता है कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आर वे टू डिफरेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम ऐसे ही बाहर जाके झंप लगा के सोसाइटी में उसकी डेटा को लेकर समझ नहीं सकते जब तक हमें एक सोशोलॉजिकल थिंकिंग नहीं आ जाती कि सोसाइटी को किस तरह देखना है, किस तरह उसकी एक एक चीज को समझना है। पर ज्यादातर लोग इसी डिबेट में फंसे रहते हैं कि सोशोलॉजी इज नॉट अ वेल डेवलप्ड डिसिप्लिन। मतलब ये कोई एक वेल डेवलप्ड, वेल सिस्टमाइज्ड डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। कि आप देखेंगे कि कोई कहता है कि आप इस पर्सपेक्टिव पर एम्फोसिस करें, जैसे पर्सपेक्टिव ऑफ कंसेंसस, पर्सपेक्टिव ऑफ कन्फ्लिक्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, या बुक व्यू पर्सपेक्टिव और फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव। तो इतने सारे पर्सपेक्टिव की जरूरत क्या थी? अगर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है तो एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव होता
जिससे हम सोसाइटी को देख सकते, जिससे हम सोसाइटी को जज कर सकते। वाई सोशोलॉजी हैज सो मेनी पर्सपेक्टिव्स। तो हम इसमें डिबेट कर सकते हैं, उनके उनसे बात कर सकते हैं कि प्लूरलिटी ऑफ अ डिसिप्लिन इज नॉट वीकनेस। किसी डिसिप्लिन में अगर उसकी प्लूरलिटी आ जाती है ना, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट वीक नहीं बन जाता, बल्कि द प्लूरलिटी ऑफ डिसिप्लिन इज इट्स स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ है। क्यों? सोसाइटी इज फ्लोरल। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कंट्राडिक्शंस होते रहते हैं। हर एक जगह पर, हर एक वक्त में अपना जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो वेरी करता है। किसी भी डिसिप्लिन में अगर पर्सपेक्टिव में रियलिटी आ जाए तो वो वीक नहीं हो जाता। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझना एक अलग बात होती है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस इन सोसाइटी होती है, फ्लॉज इन सोसाइटी होती है, वहाँ पे कंट्राडिक्शंस और कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो इसके लिए प्योरिटी इज नॉट वीकनेस, रेदर society is not just an empirical object which you can analyze, experiment, tabulate, count the manner in which you can in physical world. The social world is a world inhabited by human beings with ideas, understandings, as we mentioned before. Their own perspective of looking at things are different. Okay, जो ह्यूमन बीइंग है ना, हमें जिस ग्लोब में रहे, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर द ग्रेट सिविलाइजेशन, बट नॉट ओनली ग्रेट, दे आर मीनिंगफुल कंसेप्चुअल बियरिंग सिविलाइजेशन। इनके अलग अलग थॉट्स होते हैं, इनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें लानी पड़ती हैं डिसिप्लिन में। जैसे द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्टस काउंट ने कहा था कि सोशोलॉजी इज अ फिजिकल साइंस। अब सोशोलॉजी को समझ सकते हो जैसे आप फिजिकल साइंस को समझते हो, जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड को समझते हो। बट ये वो आखिरी साइंस है, या ये वो आखिरी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। क्यों? यहाँ पर हर एक इवेंट पे, हर एक जगह पर एक नया पर्सपेक्टिव इमर्ज होता है। आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ता है, ह्यूमन माइंड को समझना पड़ता है, उसकी कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शंस को समझना पड़ता है। तो सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी, सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ एक दूसरी रिनाउंड सोशोलॉजिस्ट आ जाती है जिसका नाम है एमिली डॉकहम। उसने एक बुक लिखा था, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें उसने कहा था कि देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ कैजुअल रिलेशन, देयर इज अ पैटर्न बिटवीन अ पार्टिकुलर इवेंट टू अनदर पार्टिकुलर इवेंट। एक फेनोमेना दूसरे फेनोमेना को लीड करता है। ठीक है ना? जैसे उसकी एक बहुत बेहतरीन रिसर्च थी अबाउट सुसाइड। सुसाइड पर एमिल डॉकम ने रिसर्च की थी। पहले तो रिसर्च से पहले उसने कहा था कि रिसर्च बंदा सुसाइड एक साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से करता है, उससे डिप्रेशन और सी चीजें हो जाती है, उसके लिए करता है। बट आफ्टर रिसर्च उसकी जो डेफिनेशन थी ना, वो चेंज हो गई। कैसे? उसने पहले क्लासेस बताए, क्लास सिस्टम, कि पोर हो गया, रिच हो गया, मेन हो गया, वुमन हो गई, ज्यूज हो गए, या फिर कैथोलिक्स हो गए। ठीक है? अब यहां पर हर जगह पर वेरी करता है। सुसाइड का रेट उनमें सबसे ज्यादा होता है जिनको सबसे ज्यादा फ्रीडम दी हुई होती है। जिनको भी हम सबसे ज्यादा फ्रीडम देते हैं, उनमें सुसाइड का रेट ज्यादा होता है। और जिनके सोशल टाइज लो होते हैं, उनकी भी जो सुसाइड रेट है उनका भी ज्यादा होता है। जैसे आप देख लें, पुअर एंड रिच, रिच को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, उन्हें सबसे ज्यादा फ्रीडम दी हुई होती है। तो आप देख लेंगे कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट्स है ना, वो रिच में होते हैं, और सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट है वो पुअर में होते हैं। क्यों? क्योंकि पुअर या जो मिडिल क्लास बंदे होते हैं ना, वो हमेशा बाउंड रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बाउंड रहते हैं। उन्हें उनकी सोशल टाइज बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज को फेस करते हैं, तो उनकी सोशल टाइज
स्ट्रांग होती है। ऑन द अदर हैंड जो पुअर रिच होते हैं उनकी सोशल टाइज तो लो होती है, उसके साथ उनको फ्रीडम ज्यादा दी जाती है। जैसे रूमी ने कहा था, एवरीथिंग दैट इज इन शीर इज अ पॉइजन, कि जो भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए ना वो एक खतरा बन जाती है। जैसे एक लिबरल थॉट था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मार्केट के बीच में या मार्केट की फ्रीडम में इंटरफेयर ना करे। गवर्नमेंट का वर्क है कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसको सेव रखे, पर उसकी जो असल प्राइवेसी ना उसमें इंटरफेयर ना करे, उसको फुल फ्रीडम दे। पर याद रखिएगा कि जब भी फ्रीडम हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, या तो वो किसी और की फ्रीडम के लिए नुकसान बन जाती है, या तो आपकी खुद की जो फ्रीडम है ना वो नुकसान में आ जाती है। इसके लिए कोई भी चीज हो ना हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो नुकसान ही देती है, क्योंकि ये जो सोशल है ना ये लिंग्विस्टिकली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम है, मीनिंगफुली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम है। यहाँ पर हर एक चीज अपने हिसाब से चलती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशंस होती है, हमें उन्हीं रिलेशंस को वेरी करना होता है, उन्हीं रिलेशंस को समझना पड़ता है। द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी टू अ पर्सन, हर एक चीज को समझना पड़ता है कैसे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। वहां पर हमारा खुद का आम पर्सपेक्टिव काम नहीं आएगा, वहां पर हमें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को समझना पड़ता है। एक पर्सन को कभी भी उसकी फ्री विल नहीं दी जाती, या उसे कोई भी चूज किया नहीं जाता कि आप इस चीज को चूज कर लें, ठीक है ना। ये हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारी फ्री विल है, ये हम हमारी खुद की चॉइस है, बट दिस इज नॉट ट्रू। जैसे एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट था, जॉर्ज मीट, उसका एक बुक था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। उसमें इसने यही कहा था कि हमारे ऊपर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड आई आल्सो प्रोड्यूस दिस सोसाइटी। ये सोसाइटी जो है ना, मैं इसका एक प्रोडक्ट हूं। देर इज अ डायलेक्टिकल रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। हमारे बीच में एक रिलेशन है कि मैं जो करता हूं ना वो मैं खुद नहीं करता, ये सोसाइटी का हम पर इम्पैक्ट होता है, ये सोसाइटी की एक फोर्स होती है जो हमसे वो चीजें करवाती है। जैसे एक दूसरा क्लासिकल थिंकर था कार्ल मार्क्स, उसने भी यही कहा था कि सोसाइटी एम्फसाइजेस यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि आपको हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट में सोसाइटी आप पर इम्पैक्ट रखती है, आप पर फोर्स रखती है। जो पावर ऑफ सोसाइटी जिसे हम कहते हैं ना वो हमेशा आप पर एम्फोसिस करती है। जैसे उसका रिनाउंड कोट था, दैट बीइंग्स मेक हिस्ट्री, वो हिस्ट्री बनाते हैं बट नॉट एज दे विश, ऐसे नहीं कि जो जैसे वो चाहते हैं। they make it accordingly to the condition of the context within they are located, within the society they are located। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं ना, जिस एरिया में, जिस लोकेशन में वो रहते हैं, उसके हिसाब से सोसाइटी उनको मजबूर करती है कि वो एक हिस्ट्री बनाए। वो खुद एक हिस्ट्री कभी भी नहीं बनाते। जैसे ह्यूमन बीइंग की खुद की ख्वाहिश नहीं थी कि वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, कोल्ड वॉर हो, या रेवोल्यूशंस आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन आए, अमेरिकन रेवोल्यूशन आए, चाइनीज रेवोल्यूशन आए। ये हर एक इम्पैक्ट सोसाइटी का है। जो सोसाइटी हम पर इम्पैक्ट करती है, हमें फोर्स करती है कि हम एक हिस्ट्री बनाएं। ये हमारी फ्री विल नहीं होती। जैसे हमने एमिल डर्कहाइम की रिसर्च में पढ़ा था कि द मोस्ट प्राइवेट चीज टू चूज इज सुसाइड, के बंदे को अपनी जिंदगी खत्म करनी है नहीं करनी, ये भी एक फ्री विल नहीं है। ये यहाँ पर भी एक फ्री विल नहीं है, यहाँ पर भी सोसाइटी इम्पैक्ट करती है कि जिनको ज्यादा सोसाइटी ने फ्रीडम दी वो सुसाइड करते हैं, जिनको सोसाइटी ने फ्रीडम कम दी हुई है वो नहीं कर पाते, उनकी वो इस तरफ जाते ही नहीं है। जिनके सोशल टाइज मजबूत होते हैं वो इस चीज से बच जाते हैं, जिनके सोशल टाइज वीक होते हैं वो इस चीज में फंस जाते हैं। कि ये हर एक चीज सोसाइटी की ही दी गई कंसेप्ट से, ये सोसाइटी की हम पर एम्फोसिस है। कि मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम अपना जो पार्टनर है अपनी विल से चूज करते हैं, अपने हिसाब से चूज करते हैं, ठीक है। बट
there also society plays a role. क्या सच में हम अपना पार्टनर अपने हिसाब से चूज करते हैं? क्या सोसाइटी इसमें कोई काम नहीं करती? जैसे कि दो लोग मिल गए, एक लड़का लड़की मिल गए आपस में एक सेंटर पर, एक जगह पर या रिलेटिव्स के फंक्शंस पर, ठीक है। दोनों के बीच में सोशल टाइज अच्छी हो गई, दोनों के बीच में कनेक्शंस हो गए, दोनों की मैरिज हो गई। अब आप किसी से अगर पूछोगे ना तो वो कहेंगे यार प्यार था, लव था, इसके लिए वो दोनों मैरिज में आ गए। बट क्या सच में प्यार हर चीज में काम करता है? क्या प्यार मैरिज में सच में काम करता है? क्या एवरीथिंग इज लव? नो। जो सोसाइटी होती है ना, यहाँ पर भी एक रोल प्ले करती है। जैसे कि रिसर्च के मुताबिक हम शादी उसी से ही करते हैं या तो वो हमारी सेम कास्ट में हो, सेम एथनिक ग्रुप में हो, या तो सेम एज हो, या सेम हमारी एजुकेशन हो, या सेम फिजिकल साइकी हो, ठीक है। उससे हम शादी करते हैं। सोसाइटी यहाँ पर रोल कैसे प्ले करती है कि अगर वो चीज जो हम ढूंढ रहे हैं उसमें, अगर वो हमारी सोसाइटी के खिलाफ हो गई, जैसे मैं एक अलग एथनिक ग्रुप का हूँ, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो एक अलग इथनिक ग्रुप की हो गई, ठीक है। जैसे मैं हो गया मुस्लिम, हो गई क्रिश्चियन, तो यहाँ पर भी सोसाइटी बीच में आ जाएगी, वो कंट्राडिक्ट करेगी। और याद रखिएगा, जब भी आप सोसाइटी के खिलाफ चले जाते हैं ना, इट बिकम कोअर्सिव, कि जाहिर सी बात है वो चीज, ऐसे रिलेशंस हमेशा दब ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ फिर हर एक जगह पर फ्री विल नहीं दी जाती। हम पार्टनर की चॉइस पर कि इसको हम चूज करें या नहीं, या फिर चॉइस ऑफ सुसाइड, यहाँ पर भी सोसाइटी, द पावर्स ऑफ सोसाइटी अपना रोल प्ले करते हैं। अगर सेम रिलेशन नहीं हुआ सोसाइटी का, जो सोसाइटी हमसे डिमांड करती है, अगर उसके हम अपोजिट में चले गए तो वो कोअर्सिव हो जाती है और वो नीड कभी भी पूरी नहीं होती। कभी चीज हम खुद चूज नहीं करते, ये सोसाइटी के इम्पैक्ट्स होते हैं हम पर। दैट इन सोसाइटी, या जैसे हम कहते हैं ना कि फ्री विल, कोई भी फ्री विल नहीं होती। दिस इज ऑल द सिस्टमेटिक पावर्स ऑफ सोसाइटी। पर हम सोशोलॉजी से पहले हम इसे एक फ्री ऑफ विल टू चूज ऐसे समझते थे। पर जब हमें सोशोलॉजी मिली तब हमें पता चला कि सोसाइटी कैसे हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट रखती है। पर जो हम करते हैं ना, वी ऑलवेज थिंक अबाउट इट, वी हैव कॉग्निटिव आइडियाज अबाउट इट। जैसे एक रिनाउंड फिलोसोफर्स थे, उनकी बुक थी पीटर बर्जर एंड लकमैन, जिस बुक में उन्होंने कहा था कि द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज, जिसमें वो डील कर रहे थे कि मैंने पहले भी कहा था कि देयर इज सम टाइप ऑफ रिलेशन, सम टाइप ऑफ कॉग्निटिव रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट। पर जो भी बड़े सोशोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, दो चीजों को डील करते हैं। एक तो माइक्रो इश्यूज, दूसरा मैक्रो इश्यूज। मैक्रो इश्यूज में आपके पास आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स। और माइक्रो सेटिंग इश्यूज में ये आ जाता है कि हाउ डू वी बिहेव इन अ सोसाइटी, कि हम एक टीचर अपने स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करती है, एक बच्चा अपने वालिदैन से कैसे बात करता है, हर एक बिहेवियर को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। पर एक थ्योरी, अगर आप एक प्लurality ऑफ disciplines, the plurality of perspective is not the weakness of sociological discipline, rather it is strength, because complexity of the society demands it। जो सोसाइटी में जो कम्प्लेक्सिटी है ना, उसके जो फ्लॉज है, वो खुद डिमांड करते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन हो जिसमें अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वो पहले ओल्ड एज में क्या होता था कि जो भी हम चीज, जिस भी चीज को हम देखते थे ना, एक मेन पर्सपेक्टिव में रहकर देखते थे, मेन पर्सपेक्टिव में उस चीज को समझने की कोशिश करते थे कि ये चीज कैसे हुई है। जैसे पहले अगर औरतें भी थी, वो भी वर्क करती थी, जैसे एग्रीकल्चर में हो गई, डोमेस्टिक वर्क हो गया, बहुत से वर्क्स हो गए जो औरतें भी करती थी। पर हम उनके ज्यादातर जो मसले थे उनको निगलेक्ट करते थे, उनके ज्यादातर जो चीजें थी उनको निगलेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव ही मेन पर्सपेक्टिव था, जो असल चीज को डील नहीं कर पाता था। इसकी वजह से मिड 90s में, 1970s में
वुमन मूवमेंट्स स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से एक पर्सपेक्टिव आया जिसको आप कहते हैं फेमिनिज्म। तो याद रखिए कि हर एक टाइम बाय टाइम एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, एक क्लास पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, एक जेंडर पर्सपेक्टिव, एक वर्क व्यू पर्सपेक्टिव, एक फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव, फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो मतलब प्लुरलिटी तो आती है, पर वो प्लुरलिटी इसके लिए आती है क्योंकि आपकी सोसाइटी उसे डिमांड करती है। वो प्लुरलिटी इसके लिए आती है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर थिंग को जज नहीं कर पाते, तो उस पर्टिकुलर थिंग को जज करने के लिए, हर एक चीज को समझने के लिए हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। और इसी के लिए सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है हमारी एवरीडे लाइफ और हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज।